डिफरेंशिया को काटकर अलग बांध देते हैं। ठीक है, संख्या कितनी है? एक जोड़ी। अब सुनो मेरी बात गौर करके, प्रश्न पूछेगा, यहां से कई बार आता है। नर नसबंदी में कौन सी संरचना को काट के अलग किया जाता है? वासा डिफरेंशिया या वासा इफ्रेंशिया। तो याद रखना, वासा इफ्रेंशिया नहीं आएगा बल्कि वासा डिफरेंशिया आएगा। प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न आपसे पूछेगा, चिकित्सक के द्वारा नर नसबंदी के समय दाईं ओर की वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाता है, तो बताओ निषेचन क्रिया होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। अरे कैसे नहीं होगी? उसने कहा दाईं ओर की वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है, तो बाईं की तरफ से तो चल ही रहा है ना मामला। बाईं को काटा जाए तो दाईं से चलेगा, सही है। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि यदि किसी भी मानव में वासा डिफरेंशिया को काटकर इसकी जगह पर रबर की नलिका लगा दी जाए, तो बताओ निषेचन होगा क्या? अरे होगा क्या? क्यों नहीं होगा? शुक्राणु नलिका से होके चला जाएगा, शुक्राणु नलिका से चला जाएगा। हम तो आने के रास्ता दे रहे हैं ना उसको, पाइप लगा दी जाए, जाएगा नहीं क्या? जाएगा। समझो मेरी बात। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कभी अपनी कल्पना से देख लेना। हेडिंग डाल ले वे, हेडिंग डाल लो, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। लिखो संख्या एक जोड़ी, क्या होगा बेटा? लिखूं क्या? संख्या एक जोड़ी, संख्या एक जोड़ी, ठीक। स्थिति मूत्र मार्ग के दोनों ओर, स्थिति मूत्र मार्ग के दोनों ओर, आकृति बल्ब के समान, आकृति बल्ब के समान, अब सुनो, ये बल्ब के जैसी है, बल्वो, बल्वो का मतलब क्या है? कैसी है? बल्ब के जैसी है, इसलिए बल्वो कहते हैं। और मूत्र मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं यूरिथ्रल कहते हैं, अर्थात मूत्र मार्ग को कहते हैं यूरिथ्रा। चूंकि ये मूत्र मार्ग के दोनों तरफ बल्ब के समान पाई जाती, इस कारण से इसे बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि कहा जाता। ठीक है, करती क्या है ये ग्रंथि? क्या करती है ये ग्रंथि? एक चिपचिपे तरल का स्त्राव करती है। क्या करती है? चिपचिपे तरल का स्त्राव करती, चिकना होता है। और ये चिकना तरल क्या करता है कि जब कॉपुलेशन होता है, मैथुन की क्रिया होती है, उस समय ये तरल योनि मार्ग में क्या करता है? चिकने तरल का लिपाई कर देता है, जिससे क्या होता है? जिससे घर्षण की क्रिया रुक जाती है और मैथुन सुगम हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ग्रंथि मैथुन की क्रिया को सुगम बना देती है? ये क्रिया करती है। तो लिखो, नोट डाल के लिखो, काउपर ग्रंथि का स्त्राव चिकना होने के कारण, काउपर ग्रंथि का स्त्राव चिकना होने के कारण यह मैथुन की क्रिया को सुगम बना देता है। ये मैथुन, मैथुन समझते हो? मैटिंग, नर और मादा का मिलन क्या कहलाता है? मैटिंग कहलाता है। मैथुन की क्रिया को सुगम बना देता है। तो कौन सी ग्रंथि मैथुन की क्रिया को सुगम बनाती है? काउपर ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि मादा में भी होती है जो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बार्थोलिन ग्रंथि। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि नर की कौन सी ग्रंथि मादा की बार्थोलिन के जैसी है? काउपर।
या उल्टा पूछता है कि नर की काउपर ग्रंथि मादा की कौन सी ग्रंथि के समान है, बारथोलिन। तो नोट नंबर 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, नर की काउपर ग्रंथि मादा की बारथोलिन ग्रंथि के समान होती है। नर की काउपर ग्रंथि मादा की बारथोलिन, ऐसे लिखो ना, बारथोलिन ग्रंथि के समान होती है। मादा की बारथोलिन ग्रंथि के समान होती है। ठीक, चल जाएगा। चलो भैया जी, अगली बात, शिशन। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात आपको मैं कहूं तो यहां से आने के क्वेश्चन आते हैं खींच के दो। एक तो पूछा जाता है शिशन का पाया जाने वाला आवरण प्रीपुस, क्या कहता है, प्रीपुस, और शिशन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछता है। शिशन की बात करें तो नर में शिशन एक लंबी संकुचनशील नलिका के समान संरचना होती है। ये शिशन मूत्र त्याग के साथ साथ जनन में भाग लेती है, इसलिए इसे मूत्र जनन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूत्र जनन नलिका कहते हैं। शिशन की बात करें तो शिशन का अग्रभाग फूला हुआ होता है। शिशन का अग्र जो फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं शिशन मुंड। क्या कहते हैं इसको, शिशन मुंड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ग्लांस पेनिस, शिशन मुंड या ग्लांस पेनिस, क्योंकि ये चिकना होता है, ग्लास के जैसा होता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। इस पर एक झिल्ली पाई जाती है, इस तरीके से ये झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली क्या होती है, झिल्ली यानी क्या है कि गतिशील होती है, इस तरीके से ये गतिशील होती है ऐसे। ये शिशन मुंड को ढक लेती है, शिशन मुंड से ये हट भी जाती है। तो ये जो झिल्ली है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रीपुस झिल्ली। क्या कहते हैं, प्रीपुस। ये ऊपर की सतह से तो अलग है, दिख रही है सबको, लेकिन नीचे से जुड़ी रहती है। जिस जगह से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं फ्रेनुलम प्रीपुस। क्या कहते हैं उसको, फ्रेनुलम प्रीपुस। देखो हमारी जीभ की बात करें, जीभ देखो ऊपर से स्वतंत्र है बिल्कुल, लेकिन नीचे से जुड़ रही है, जुड़ रही है क्या, हाँ ऐसे ये जुड़ी होती। इसे फ्रेनुलम लिंगवी कहते हैं, इसे फ्रेनुलम प्रीपुस कहते हैं। बच्चों हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि मादा की योनि में भी एक झिल्ली पाई जाती है, उसे हाइमन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन झिल्ली कहते हैं। हाइमन झिल्ली कौमारेपन का एक सूचक होता है। उसी तरीके से नर में कौमारेपन का सूचक क्या है, फ्रेनुलम प्रीपुस। ऐसा कहते हैं जिस समय कॉपुलेशन की क्रिया होती है, मैटिंग की क्रिया होती है, उस समय ये झिल्ली टूट जाती है और क्या है कि ये पूरा का पूरा आवरण क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो जब तक ना क्या किसी नर के द्वारा किसी मादा से कोई संपर्क नहीं साधा जाएगा तब तक ये यहाँ चिपका रहेगा, और अगर साध लिया गया तो ये झिल्ली क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब नर में कौमारेपन, वर्जिनिटी का टेस्ट क्या है, फ्रेनुलम प्रीपुस होता है। एक दिन पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते लड़के बोले अरे गुरुजी इतनी अंदर की बातें क्यों बता रहे हो, ये क्या पोल खोल रहे हो आप। अरे मैं तुम्हारा सत्यानाश हो, क्या कहूँ उनको, भाई हमें तो पता नहीं पड़ेगा। तो देखो भैया जी सुनो, अब रही बात शिशन जो होता है, शिशन वास्तव में क्या है कि बना किसका है, उसमें कोई हड्डी होती है क्या, नहीं। शिशन पेशियों को बना होता है। शिशन में 3 पेशियाँ पाई जाती है। 2 पेशियाँ तो क्या कहलाती हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक पेशी क्या कहलाती है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा जो स्पोंजियोसम होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा तो शिशन के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, केवल शिशन मुंड वाले भाग में, और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम पूरे भाग में पाया जाता है। इसलिए शिशन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम को कहते हैं। उसमें मूत्र मार्ग भी पाया जाता है, कंप्लीट है क्या है कि लंबाई में उपस्थित होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2-4 बातें लिखा देता हूँ, फटाफट पूरा करो इसको। लिखो भैया शिशन। अब शिशन की बात करें तो लिखो संख्या 1, संख्या 1
अन्य नाम मूत्र जनन नलिका, हालांकि डायग्राम नहीं बना रहा, मूत्र जनन नलिका। अन्य नाम क्या है इसका? मूत्र जनन नलिका। नेक्स्ट लिखो, शिशन का अग्र फूला भाग, शिशन का अग्र फूला भाग। लिखो ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस ब्रैकेट में लिखो। इसके अंदर शिशन मुंड, शिशन मुंड। नेक्स्ट लिखें, शिशन पर पाई जाने वाली गतिशील त्वचा, शिशन पर पाई जाने वाली गतिशील त्वचा क्या कहलाएगी? प्रीपुस, प्रीपुस झिल्ली। त्वचा क्या कहलाएगी? प्रीपुस झिल्ली। नेक्स्ट लिखें, शिशन की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शिशन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई शिशन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई लिखेंगे कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिशन का निर्माण, शिशन का निर्माण, एरो डाल के लिखो, एरो डाल लिखना, तीन पेशीय रज्जुओं द्वारा, तीन पेशीय रज्जुओं द्वारा। ठीक, मानव का नरजनन तंत्र पूरा हो गया, मानव का नरजनन तंत्र नर का हुआ है। लेकिन बच्चों तुमने पशुओं के अंदर भी है ना क्या कि पढ़ा होगा, पशुओं के अंदर भी है ना क्या कि नरजनन तंत्र चलता है, पशुपालन में चलता है। आपने गौर करके देखा होगा कि पशुओं के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें वही मिलती हैं। पशु में भी है ना क्या है कि आपको ध्यान रखना, जैसे सांड की बात कर लें, किसी बैल की बात कर लें, उनमें नर पशु के अंदर भी क्या होता है, नर पशु में वृषण होते हैं। नर पशु में भी क्या होता है, अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस होता है। नर पशु में वासा डिफरेंशिया होता है। नर पशु में भी शिशन पाया जाता है। नर पशु में काउपर ग्रंथि होती है, मतलब जो हमारे में है वो पशु में भी है। लेकिन पशुओं में एक चीज़ नई पाई जाती है, अलग से पाई जाती है, और वो क्या पाई जाती है, वो आती है पेरिनियल व रेक्टल ग्रंथि। कौन सी होती है? पेरिनियल व रेक्टल ग्रंथि। तो नोट डालें, नोट डालो। पशुओं के नरजनन तंत्र में, पशुओं के नरजनन तंत्र में पेरिनियल, पशुओं के नरजनन तंत्र में पेरिनियल ऑब्लिक रेक्टल, पेरिनियल या रेक्टल ग्रंथि पाई जाती है, जो मलाशय के समीप स्थित होती है, जो मलाशय के समीप स्थित होती है, जो मलाशय के समीप स्थित होती है। इस ग्रंथि का स्राव सेक्स फीरोमोन कहलाता है। इस ग्रंथि का स्राव
सेक्स फीरोमोन कहलाता है। सेक्स फीरोमोन कहलाता है। यह विपरीत लिंगी सदस्य को आकर्षित करने का कार्य करता है। विपरीत लिंगी सदस्य को आकर्षित करने का कार्य करता है। तुमने देखा होगा कई बार सड़क के किनारे कोई सांड खड़ा है, उसके पास से निकल के जाता है, तुम्हें बदबू लगती है बहुत तेज। वो कोई बकरा खड़ा है, बदबू महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा एक रसायन त्यागा जाता है, सेक्स फीरोमोन, जो हवा में फैल जाता है। सही है। वाष्पशील फीरोमोन कौन होते हैं? फीरोमोन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो हवा में फैलते हैं, वो फीरोमोन कहलाते हैं। ये करते क्या है? हमें तो वो बदबू लग रही है, लेकिन उसके अपोजिट लिंग को वो बहुत तगड़ी खुशबू लगती है। तुमने देखा होगा सुनील कुमार, कभी हम सड़क के किनारे जा रहे हैं, सड़क के किनारे क्या है, गाय का और सांडों का झुंड खड़ा है, नर और मादा पशुओं का झुंड खड़ा है। तो तुमने देखा होगा कई बार एक पशु दूसरे पशु के मल त्यागने वाले स्थान पर क्या करता है, वो उन्हें क्या है कि मुंह रखकर सूंघने की कोशिश करता था, ऐसे करता है। कभी देखा हो? तुम समझ सकते हो, बार बार थोड़ी बताऊंगा। उससे क्या होता है, उससे जो दूसरा जो पशु होता है जो सूंघता है, उसमें उत्तेजना आ जाती है, और उत्तेजना आ जाती तो आप समझदार हैं, समझते। अरे बहुत अच्छी बात है, मानव में ऐसा नहीं है, नहीं तो ये आगे पीछे बैठना बंद हो जाता तुम्हारा। पीछे वाला आगे वाले सूंघता, तुम्हारा सत्यानाश हो। मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ, पता चला उधर तो मामला कुछ दूसरा ही चल रहा है। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ के बनाया है। मानव में ये ग्रंथि नहीं पाई जाती, लिख लो साहब, मानव में ये ग्रंथि नहीं पाई जाती। मानव में ये ग्रंथि नहीं पाई जाती। नर का मामला हो गया पूरा, हेडिंग डाल दे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, आवाज नहीं करें यार, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र में लिखो प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग क्या होंगे? अंडाशय। द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग लिखो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, गर्भाशय, स्तन, बार्थोलिन ग्रंथि। इसी में एक चीज जो लिखना, योनि। योनि ये मादा के सहायक जनन अंग है। अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। अंडवाहिनी कितनी होती है? एक जोड़ी। गर्भाशय कितना होता है? एक। स्तन कितने होते हैं? एक जोड़ी। बार्थोलिन गिनती कितनी होती है? एक जोड़ी। योनि कितनी होती है? एक। छोड़ो, हंसो मत, लिखते चलो, तो वो काम की चीज है। परीक्षा में आ गया, तुमने टिक कर दिया तो इसका मतलब मैंने क्या है कि सही है, नहीं किया तो बेकार। वहाँ कोई शर्म नहीं करेगा, बोले साहब ये तो मादा का जनन अंग पूछा है, नर ने हंसते हंसते उसको छोड़ जाएगा, बोला नहीं मैं नहीं करूँगा साहब। नर जनन तंत्र आ गया और पता चला क्या, मादा के किसी बच्ची के पास कॉपी, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? अंडाशय, अंडवाहिनी, शिशन,
योनि। तो ये थोड़ी सा आपको लड़की मना कर दे वो सब मैं टिक नहीं करूँगी इसको, कर क्या हो तो पास होना तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इसलिए शर्म की कोई बात नहीं, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और वैज्ञानिक तरक्कियों के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। हेडिंग डाल लो अंडाशय, हेडिंग डाल ले अंडाशय। लिखो भैया संख्या एक जोड़ी, संख्या एक जोड़ी, स्थिति, स्थिति ऐसा कहते हैं कहाँ मिलते हैं, उदर गुहा में पाए जाते। लिखो उदर गुहा में, उदर गुहा में मीजोरकियम नहीं मीजोवरियम, उदर गुहा में मीजोवरियम, उदर गुहा में मीजोवरियम की सहायता से, उदर गुहा में मीजोवरियम की सहायता से लटके हुए, याद करो वहाँ मीजोरकियम था जो बांध रहा था, ये लटकाएगा, लटकाने का काम करता है। मीजोवरियम की सहायता से लटके हुए। हमारा जो उदर भाग है ये उदर भाग है, ये वाला भीतर से खोखला है, इसमें ऐसे लटके होते हैं ये अंडाशय, ऐसे ऐसे। आप देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब जिनके घर में क्या जगह कम होती है और उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है। तो आपने गौर करके देखा होगा सब कहाँ लगाए पेड़ पौधे, जगह तो ही नहीं नीचे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ने क्या है कि अपने दीवारों पर आजकल गमले आते हैं ना, जिनके अंदर से ऐसे ना हुक सा लगा रहता है, वो लटक जाते हैं ऐसे हवा के अंदर, दीवार के किनारे लटके रहते हैं, ऐसे ये भी लटके रहते हैं। तो ये लटकाने वाली संरचना क्या, मीजोवरियम। ठीक, नेक्स्ट लिखो आवरण, अंडाशय का आवरण। आवरण कैसा होता है तो लिखेंगे, अब ऐसे लिखना आवरण में, आवरण में दो बातें कर रहे हैं, एक तो बाहरी और एक कौन सा आएगा, आंतरिक। बाहरी आवरण कौन सा है, जननिक उपकला। बाहरी आवरण कौन सा आएगा, जननिक उपकला का, और आंतरिक कौन सा आएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट बिंदु, आवरण हो गए। अगला लिखें, अंडाशय में पाया जाने वाला युग्मक जनन, अंडाशय में पाया जाने वाला युग्मक जनन क्या कहलाएगा, अंड जनन। अंडाशय में पाया जाने वाला युग्मक जनन क्या कहलाएगा बेटा, अंड जनन। अगली लाइन लिखो, अंडाशय में, अंडाशय से लिखो, अंडाशय से, ना ना ना, अंडाशय में अंडाशय में ऊगोनिया की संख्या, ऊगोनिया, ऊगोनिया ऐसे लिखना, ऊगोनिया। और इसी को चाहो तो लिख लेना ऑब्लिक में, पुटक कोशिका, फोलिकल सेल भी कहते हैं। ऊगोनिया की संख्या 4 लाख। अंडाशय में ऊगोनिया की संख्या कितनी, 4 लाख। ऐसा कहते हैं कि मादा के अंडाशय में ऊगोनिया 4 लाख पाई जाती है, लेकिन इनसे अंडे कितने बनते हैं, 400। लिखो, अंडाशय में ऊगोनिया की संख्या कितनी होती है, 4 लाख। नेक्स्ट लिखो, मादा द्वारा, ये लाइन आ चुकी है क्वेश्चन, मादा द्वारा
अंडाशय से मोचित, मोचित समझते हो, त्यागे जाने वाले, अंडाशय से मोचित अंडों की कुल संख्या, एक मादा अपने जीवन काल में कुल कितने अंडे त्यागती है? 400। मोचित अंडों की कुल संख्या 400। एक मादा अपने जीवन काल में 400 अंडे देती है, इससे ज़्यादा अंडे नहीं देती है। तो मोचित अंडों की कुल संख्या कितनी है? 400। ठीक, नेक्स्ट लोगों, अंडाशय से स्त्रावित अंडे की अवस्था, अंडाशय से स्त्रावित अंडे की अवस्था, अंडाशय से स्त्रावित अंडे की अवस्था। तो ऐसा कहते हैं कि अंडाशय से जब अंडा स्त्रावित होता है तो कौन सी अवस्था में होता है? तो अंडाशय से स्त्रावित अंडे की अवस्था लिखना द्वितीयक oocyte अवस्था, द्वितीयक oocyte ऑब्लिक ग्राफियन फोलिकल अवस्था। आपसे पूछेगा कि अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो कौन सी अवस्था में होता है? द्वितीयक oocyte अवस्था या ग्राफियन फोलिकल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में बनी ग्रंथि, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में बनी ग्रंथि। अंडा निकल गया ना अंडाशय से, तो जब अंडा अंडाशय से निकलता है तो अंडाशय में ग्रंथि बनती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में बनी ग्रंथि, लिखो कार्पस ल्यूटियम, नाम सुना है क्या? कार्पस ल्यूटियम, ये क्वेश्चन खूब आता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अगली लाइन लिखो, कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन, एक हार्मोन आता है, कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन कौन आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। अगला लाइन लिखो, अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन, अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन, अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन, लिखो अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन। अब लिखना इसके अंदर एस्ट्रोजन, इसे क्या कहते हैं? मादा हार्मोन। एस्ट्रोजन इसे कहते हैं मादा हार्मोन। अगली लाइन, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन, अंडोत्सर्ग, अंडा जब निकलता है ना उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन, लिखो LH, नाम सुना है क्या? अरे नाम सुना है क्या? पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलो भैया, अंडाशय हो गया पूरा। नेक्स्ट चलो, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी संख्या एक जोड़ी, संख्या एक जोड़ी। आप देखो भैया, अंडवाहिनी की मैं डायग्राम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अंडवाहिनी संख्या में एक जोड़ी होती है, इसका आगे का भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है। आगे का भाग कैसा है? चौड़ा है और कीप के जैसा होता है। कैसा होता है? कीप के जैसा।
कीप के समान होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं इसको? और इसका आगे का जो खुला भाग होता है, जो मुंह होता है, उसे कहते हैं क्या? ओस्टियम। क्या कहते हैं इसको? ओस्टियम। ओस्टियम पर धागे पाए जाते हैं ऐसे, इन धागों कहते हैं फिम्बरी। इन्हें क्या कहते हैं? फिम्बरी, जलरी बोलते हैं। ये पीछे की तरफ का जो है चौड़ा भाग हो गया, ये कहलाता है एम्पुला। और यहाँ से एक लंबी नलिका जारी रहती है, इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका। और ये अंत में किस में खुल जाती है? गर्भाशय में। सही है। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। अब आपसे पूछा जाए, अंडाशय हमारे पास ये था, इस अंडाशय से अंडा आया, अंडा कहाँ चला गया? डायरेक्ट पहले जाएगा ओस्टियम में, ओस्टियम से कहाँ जाएगा? इनफंडीबुलम के एम्पुला में, एम्पुला से कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका में। समझ में आ गया सभी के? तो तरीका पता होना चाहिए। और नीचे क्या होता है? ये गर्भाशय। क्या ये? गर्भाशय। तो सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे, वो डायग्राम बनाओ छोटा सा। संख्या लिख ली, संख्या एक जोड़ी। लंबाई लिखो, लंबाई 12 सेंटीमीटर। जल्दी बनाएं, जल्दी, टाइम थोड़ा सा कम है। इस समय तुम्हें किसी की याद नहीं आनी चाहिए, केवल एक की याद आनी चाहिए, गुरुजी की, जो चल रहा है सही चल रहा है। क्यों राधा रानी जी? सही है? अच्छा, उसका नाम है क्या? भाई सही है ना? इस समय आपका सच्चा हितैषी कौन? जो आपको पढ़ा रहा है। चले भैया, फिम्बरी का काम क्या है? अंडे को भीतर की ओर फेंकना, अंडे को भीतर की ओर खिसकाना, इस तरीके से है। क्रम याद रखना, पहले फिम्बरी, फिम्बरी के बाद ओस्टियम, ओस्टियम के बाद इनफंडीबुलम का एम्पुला। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन यहाँ होता है, ये अंडाणु है और इसके बगल में क्या आता है? शुक्राणु। निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला वाले भाग में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होगा? एम्पुला में। हाँ भैया जी, चले। बच्चे वापस आओ। आप लिखो बच्चों, जैसे जैसे लिख रहा हूँ। हाँ भैया सुने, कार्य लिखो साहब, एक ही लाइन लिखाऊंगा, कार्य लिखो। अंडवाहिनी की फैलोपियन नलिका के, अंडवाहिनी की फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले भाग में, अंडवाहिनी की फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले भाग में
एम्पुला वाले भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। एम्पुला वाले भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, चलो भैया आगे चलें। नेक्स्ट लिखो गर्भाशय। गर्भाशय संख्या में एक, संख्या में एक, आकृति उल्टी नाशपाती के समान। संख्या एक, आकृति उल्टी नाशपाती के समान। उल्टी नाशपाती के समान। गर्भाशय का पेशीय स्तर। गर्भाशय का पेशीय स्तर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। गर्भाशय का भीतरी स्तर। गर्भाशय का भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का भीतरी स्तर एंडोमेटेरियम। ठीक है, अब मुझे बताओ रोपण की क्रिया किससे संपन्न होगी? भाई भ्रूण गर्भाशय से चिपकता किसकी सहायता से चिपकता है? एंडोमेट्रियम की सहायता से। ठीक है, मानव में पाया जाने वाला गर्भाशय, मानव में पाया जाने वाला गर्भाशय सिंप्लेक्स, मानव में पाया जाने वाला गर्भाशय कौन सा होगा? सिंप्लेक्स प्रकार का। सिंप्लेक्स प्रकार का। ठीक है, गर्भाशय तीन प्रकार के होते हैं, मोनोप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स। सबसे विकसित गर्भाशय होता है मानव का सिंप्लेक्स। हेडिंग डाल दो बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि संख्या में एक, बार्थोलिन ग्रंथि संख्या में एक, संख्या में एक। नेक्स्ट लिखे स्थिति मूत्र मार्ग के दोनों ओर।